हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। हम लोग हमारा डिस्कशन बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा वेक्टर्स चल रहा है। वेक्टर्स में भी हमने लास्ट क्लास में वेक्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा था, और वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी मैंने उस लेक्चर में सिखाया हुआ है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं तो इस लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो लेक्चर देख के यहाँ आओ। ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए सर्च करना है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th क्लास बाय प्रतीक तांबे, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इवन उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि हम दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हों तो उनका ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। आज भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर पे ही बात करने वाले हैं, लेकिन आज जो हमारे तरीके रहेंगे दो वेक्टरों को ऐड करने के, और क्या क्या तरीके हैं उन पे हम काम करने वाले हैं, जो कि मेनली हमारे यूज में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर या मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमारे पास क्या क्या लॉज आते हैं वो मैं लिखता हूँ। आज की क्लास चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं मेनली बात करूं कि वेक्टर्स को ऐड करने के, एक तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब आज हम सीखने वाले हैं कि हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बारे में पता हो। तो एरोज जब ड्रॉ करके देता है कोई हमें वेक्टर्स के, तो हम उन वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं जब वो हमें एरो के फॉर्म में उनके मैग्नीट्यूड के साथ दिए हो। समझ में आया? तो उस इस तरीके के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो हमारे पास लॉज होते हैं उसमें सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दूसरा आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा मेनली आता है वेक्टर एडिशन बाय रिजोल्यूशन। ठीक है, इन तीनों मेथड्स पे हम मेनली बात करने वाले हैं। इसमें एक और चीज आप लोगों ने देखी या पढ़ी होगी, पॉलीगन लॉ भी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबसेट ही होता है। ये ट्राइंगल लॉ या सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, माय बैड, पैरेललोग्राम लॉ आपने नाम सुना होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ पॉलीगन लॉ में ही आ जाएगा, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, तो मैं उसको उसमें ही ले लूंगा। मेनली जिस तरीके से मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक ये आना चाहिए मेनली, और एक ये वेक्टर एडिशन बाय रिजोल्यूशन, इनमें से कोई एक मेथड आता हो तो हम दो वेक्टर्स को बहुत ही आसानी से कभी भी ऐड या इवन सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें चालू करते हैं हम। तो इनको सीखने से पहले हमें जो आना चाहिए, एक चीज और आना चाहिए, तो उसको एक बेसिक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, जो कि मैं नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। तो वो क्या है? अ वेक्टर कैन बी shifted parallelly या parallel to itself in a space for mathematical operations on it। मतलब अगर मुझे किसी वेक्टर के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और मुझे वो करने के लिए अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करने की जरूरत भी पड़ रही है तो मैं कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करूं, तब तक वो वेक्टर बदलेगा नहीं और उसका इफेक्ट भी नहीं बदलेगा। तो अगला पॉइंट यही है, वेक्टर remains unchanged if it is shifted parallel to itself without, w मतलब without changing its magnitude। ठीक है,
तो अगर मैं किसी वेक्टर को उसके पैरेलली ही स्पेस में शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या ये नजर आ रहा है कि ये वेक्टर है, ये एरो हो गया है ना, तो इसको अगर मैं पैरेलली स्पेस में शिफ्ट करता हूँ कहीं भी तो क्या ये नजर आ रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन ऐसा है मतलब ऐसा ही है, वर्टिकल से नापे चाहे हॉरिजॉन्टल से नापे, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आने देना। तो मैं अगर पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको बढ़ा या घटा नहीं सकता, तब तक वो वेक्टर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हम ये कर सकते हैं अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर के ऊपर परफॉर्म करना है तो। ठीक है, अब एडिशन ट्राइंगल लॉ सीखने से पहले हमें एक डेफिनेशन और सीखनी है, तो उस पर मैं आता हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये भी कैसे डिफाइन किया साइंटिस्टों ने कि दो वेक्टर जो हैं उनके बीच में एंगल नापने का एक पर्टिकुलर तरीका बनाया गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो जैसे मेरे से किसी ने कहा, मान लिया ये एक वेक्टर है, ठीक है, और किसी ने मुझे ऐसे एक वेक्टर दिया और उसके बारे में ऐसे बता दिया कि वो हॉरिजॉन्टल से लेटर से थीटा एंगल पे है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा। तो लेटर से इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए है और इसको मैंने बोल दिया ये वेक्टर बी है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो किसी ने मुझे बोला कि इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कितना होगा ये बताना है हमको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, मतलब हमें कुछ रिड्यूस करना है, कुछ निकालना है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इसके ऊपर ला सकता हूँ या इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके इसके तरफ ले जा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए इनको कुछ इस तरीके से जोड़ना होगा एक दूसरे से कि एक का हेड दूसरे के टेल पे, सॉरी, दोनों के या तो हेड एक दूसरे से जुड़ जाएं या दोनों के टेल एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको लेटर से मैं इसको क्या करता हूं, पैरेलली इसकी शिफ्ट करता हूं और इसके ऊपर लेके आता हूं। तो वो सिचुएशन कैसे दिखेगी बेटा, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया ए को, ठीक है, और बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करके लेके आया इसके ऊपर। तो ये बी यहाँ पे इस तरीके से मुझे कनेक्ट करना है कि क्या हो जाए, बी का जो टेल है वो इसके टेल से कनेक्ट हो जाए या बी का जो हेड है वो इसके हेड से कनेक्ट हो जाए। तो अभी मैं टेल टू टेल कनेक्ट कर रहा हूँ या हेड टू हेड कनेक्ट, तो मैंने टेल टू टेल कनेक्ट किया। तो मुझे ये बी के बारे में ये पता था कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पे और ए मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही था, तो क्या मैं कह सकता हूँ बी अभी ए से कितने एंगल पे हो जाएगा, ये ऐसे थीटा एंगल, यहां से मैं कह सकता हूँ ये थीटा है। तो जो ए और बी के बीच में एंगल है वो कितना कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो कोई मुझसे ये भी बोल सकता है कि सर थीटा ही क्यों बोल रहे हैं, ये वाला एंगल क्यों नहीं बोल रहे, ये भी तो सर एक एंगल हो सकता है। या फिर सर अगर मैं ए को ऐसे रखता और मैं बी को ऐसे रखता और फिर मैं एंगल नापता ये थीटा, या फिर ये वाला एंगल नापता इन दोनों के बीच में, लेट अस से मैं इसको फाई बोल दूं, ये तो ये बाय डेफिनेशन है बेटा, है ना, साइंटिस्टों ने बोला है कि ऐसे ही एंगल नापना है तो ऐसे ही एंगल नापना है। जब हम दोनों को किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल नापना है तो दोनों को जब हम हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो जो 180 डिग्री से छोटा एंगल उनके बीच में बनेगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे आप बना लिया, ठीक है। तो व्हेन अच्छा मैं आपको हेड टू हेड कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ, देखना एंगल थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो लेट अस से मैं क्या करता हूँ, ए को ऐसे ही रहने देता हूँ और बी के हेड को इसके हेड पे लाके कनेक्ट करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए है, ए को मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया, बी को मैं पैरेलली उठा के लेके आया, इमेजिन करना बी को पैरेलली उठा के लेके आया, उसके हेड को अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो ये उसका हेड जब यहाँ पे कनेक्ट होगा तो उसके डायरेक्शन को चेंज करे बिना वो देखना ऐसे ही आएगा, ठीक है, उसका हेड ऐसे ही आएगा। तो मुझे क्या पता था, ये जो बी है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था, यहाँ पे थीटा था, ठीक है। ये बी वेक्टर है हमारे पास, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जेड बन गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच को डिवाइड, दो पैरेलल लाइंस से अगर एक ऐसे लाइन जाती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, ये हम मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ दोनों के हेड जब जुड़े हैं तब भी उनके बीच में जो एंगल आया वो वही आया जो दोनों के टेल को जोड़ने पे आया था, और वही कहलाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे,
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की व्हेन या ऐसे लिखेंगे द एंगल formed between two vectors less than 180 डिग्री, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। कौन सा एंगल हमें लेना है? जब हम कनेक्ट करेंगे तो एक 180 से बड़ा एंगल बनेगा, एक 180 से छोटा एंगल भी बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा था, एक ये एंगल बना और एक बड़ा वाला एंगल भी बन रहा था, तो 180 से छोटा वाला एंगल जो उनके बीच में बनेगा, ठीक है। ये भी डेफिनेशन में, द एंगल फॉर्म बिटवीन टू वेक्टर्स लेस देन 180 डिग्री व्हेन द हेड और the tail of both vectors touch each other is called angle between vectors। ये अगेन बाय डेफिनेशन है ना। दुनिया में सभी जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू वेक्टर्स लेस देन 180 डिग्री व्हेन द हेड और द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स टच ईच अदर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गई छोटी सी डेफिनेशन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको इस पे, तो आप मुझे बताइएगा। अगर हमें हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट नहीं दिया है तो हम उसको वैसे करेंगे, उसके बाद जो एंगल बन रहा होगा वही हमें नाप के बताना है। तो लेट अस से मेरे से किसी ने कहा कि एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है, या चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। मेरे पास किसी ने मुझे कहा कि एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है और एक वेक्टर मेरे पास ऐसे है, ठीक है। इसके बारे में मुझे दिया हुआ है कि ये यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे है और ये मुझे पता है कि ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे। मैंने इसको ए नाम दे दिया और मैंने इसको बी नाम दिया। तो आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगेन कैसे कर सकते हैं हम? मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके से रखूंगा कि दोनों के हेड्स या दोनों के टेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो मैंने क्या किया, ये ए को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करके लेके आया और ए की टेल पे कनेक्ट किया। तो मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करके लाऊंगा और ए की टेल पे कनेक्ट करूंगा, तो बी मुझे ऐसे दिखेगा। अरे मुझे ए और बी के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्योंकि उनके बीच का एंगल नाप रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या पता है कि ये यहाँ से 30 डिग्री पे है और ये टोटल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो मुझे तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल होगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री के बराबर। समझ में आया? तो अभी ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं। आई होप समझ में आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इतनी जानकारी के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम अब तैयार हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। लिखेंगे बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो तीसरी जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो उस वेक्टर का हमको दोनों चीजें चाहिए होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ट्राइंगल लॉ की मदद से जब हम ऐसे दिखने वाले, जो अभी तक मैं ड्रॉ कर रहा था उस तरीके के दो वेक्टर्स हमको दिए होंगे, तो उनको जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ सकता हूँ उसको पहले सीखते हैं, फिर मैं उसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लेट अस से मुझे किसी ने अगेन दो वेक्टर दिए। लेट अस से ये बोला कि ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर दिया। लेट अस से किसी ने मुझे बोला कि बी वेक्टर ऐसा है। ओके, तो ए का भी मुझे क्या पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, और बी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, और इन दोनों का रिलेटिव
डायरेक्शन पता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या पता है, एंगल। तो वी नो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये जानकारी हमको पता है। तो अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो ए और बी को कैसे जोड़ेंगे, तो उसका तरीका ये है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा कि एक का टेल दूसरे के हेड पे ज्वाइन करे। ठीक है, तो जो मैंने अभी बोला वैसे करते हैं। तो क्या करना होगा, किसी इन दोनों को इस तरीके से रखना होगा कि एक का टेल दूसरे के हेड पे आए। तो मैंने ए को एज इट इज रहने दिया। अभी तो इन दोनों के टेल जुड़े हुए हैं, मुझे क्या करना है, एक के हेड को एक के टेल पे जोड़ना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बी को मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा। तो बी को मैं अगर पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो बी कुछ ऐसे पैरेलली शिफ्ट होके आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, मेरा बी का टेल ए के हेड पे आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो जो अब ये दो साइड्स हो जाएंगी उस ट्राइंगल की। लॉ का नाम क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दो हो गए। अब मुझे एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है, किस तरीके से कि एक जो वेक्टर है उसका टेल फ्री बचेगा और एक जो वेक्टर है उसका क्या बचेगा, हेड फ्री बचेगा। तो जो जिसका टेल फ्री है उससे स्टार्ट करते हुए जिसका हेड फ्री है उसके तरफ मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आए और फिर जिसका हेड टेल फ्री बचा है वहां से स्टार्ट करके जिसका हेड फ्री बचा है उस तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो बेसिकली बेटा यही जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही वेक्टर, ये जो लेंथ बनेगी इस तीसरी साइड की, ये क्या कंप्लीट हो गया, एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो इस ट्राइंगल का ये जो तीसरा साइड बना है ए और बी के, बी को जोड़ने से ये जो तीसरा साइड बना है इसका ही लेंथ मुझको क्या देगा, मैग्नीट्यूड। और ये जिस डायरेक्शन में आया है वही क्या होगा, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? तो इस लॉ से हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मिल गया। तो लॉ क्या कहता है, दो वेक्टर दिए हैं हमको ए और बी और उन दोनों के बीच में क्या पता है, रिलेटिव एंगल पता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बी अभी भी यहाँ से क्या होगा, थीटा एंगल पे होगा, क्योंकि मुझे पता था कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है। तो उनकी मदद से मुझे क्या करना है, एक ट्राइंगल को कंप्लीट करना है सच दैट कि ये जो दो वेक्टर्स हैं वो तो दो साइड फॉर्म कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो जो तीसरा साइड आएगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देगा रिजल्टेंट की। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ ज्योमेट्री लगा के और इसका एंगल भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि ये इस आर के बारे में मैं ऐसे कह लूंगा कि ये आर जो है वो ए की डायरेक्शन से किसी अल्फा एंगल पे जाएगा। तो अगर मैं अल्फा निकाल लूंगा तो मैं आर की डायरेक्शन के बारे में ए की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आर की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ जो ऑलरेडी मेरे पास डायरेक्शंस है उसी का यूज कर रहा हूँ। लेट अस से मुझे ए का डायरेक्शन पता है और बी के डायरेक्शन के बारे में क्या पता है, बी का डायरेक्शन जो है वो ए के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है। यही है ना कहीं ना कहीं, हाँ है ना? तो इसी तरीके से जब मेरे पास आर आएगा तो आर को भी मैं ए की डायरेक्शन की मदद से डायरेक्शन दे सकता हूँ। इट इज समथिंग लाइक, जैसे लेट अस से मेरे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो मेरे से मान लो किसी ने कहा कि एक राम नाम का लड़का है, वो राम जो है वो इसके तरफ, या लेट अस से राम जो है वो इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ राम जो है वो इसके तरफ। और एक और लेट अस से श्याम है। तो श्याम के बारे में मुझे किसी ने बता दिया कि जो श्याम है वो राम के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री नॉर्थ तरफ जा रहा है। मतलब नॉर्थ उसके जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो 30 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू राम का वेलोसिटी। तो मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे क्या मैं कह सकता हूं, यहाँ पे होगी वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, है ना? तो लेट अस से अगर किसी ने मुझे बोला कि राम जो है वो ईस्ट से 45 डिग्री पे जा रहा है, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे जा रहा है, ये मुझे पता है कि ये 45 डिग्री है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो श्याम है वो ईस्ट से कितने डिग्री पे जा रहा होगा? तो यहाँ पे ये 45 हो गया, ये 30 हो जाएगा, तो शाम की वेलोसिटी ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री पे आ जाएगी ईस्ट से। मतलब मैं इस तरीके से आपस में
उस वेक्टर्स को रिलेट कर सकता हूँ। मुझे एक की डायरेक्शन पता है तो मैं दूसरे की डायरेक्शन को रिलेटिव डायरेक्शंस की मदद से कुछ जानकारी लिख सकता हूँ। ये समझने वाली बात है, समझ में आया? तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ आई थिंक समझ में आया, हम और यूज करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो यहां से कंटिन्यू करते हैं। टू एड टू वेक्टर्स यूजिंग triangle law arrange them such that the head of one vector touch the tail of other vector, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है, वो कैसे भी दिए हो हमको इस तरीके से इस तरीके से अरेंज करना है कि जो एक का हेड है वो दूसरे के टेल पे ज्वाइन हो। देन complete the triangle starting complete the triangle by drawing a third vector starting from free tail towards free head, free tail towards free head of the vectors, ठीक है। जो हमारे पास इनिशियल वेक्टर्स थे उसमें से एक की टेल फ्री बचेगी और एक की हेड फ्री बचेगा, तो फ्री टेल से फ्री हेड की तरफ तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दिस थर्ड वेक्टर is the resultant of the two given vectors, ठीक है। this third vector is the resultant of two given vectors both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, ठीक है। both in magnitude and direction, ओके। तो अब हमको क्या करना है, इसकी मदद से अगर हमको इसकी मदद से एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है इस लॉ की मदद से कि जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना आएगा अगर हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है तो, ठीक है। तो इफ, तो हम यहां लिख लेते हैं गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। ये हमको पता है, ओके। तो हमने लेटर से कोई भी एक जनरल वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया और वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया, इन दोनों के बीच का हमको क्या पता है, एंगल पता है। इतनी सिचुएशन हमको नोन है, तो हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ट्राइंगल लॉ से ही निकलेगा। तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, लेटर से हमने ए बोल दिया है ना। ट्राइंगल लॉ ने क्या कहा कि ए और बी को ऐसे अरेंज करना है कि उन दोनों का हेड टेल कनेक्ट हो जाए। तो हेड से इसके टेल को कनेक्ट किया तो ये बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ बना लिया, ठीक है, ओके। तो ये जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से आ जाएगा,
ये मेरे पास रिजल्टेंट है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री का ही यूज कर सकता हूँ। तो मुझे ये क्या पता है, यहाँ से ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो जो ट्राइंगल है मुझे क्या पता है, ये जो साइड्स की लेंथ है वो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ए के मैग्नीट्यूड को ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी और बी के मैग्नीट्यूड को ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी और आर के मैग्नीट्यूड को ये इस एरो की लेंथ या इस वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे क्या पता है, ये एक जो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, लेट अस से, चलो ठीक है एक ट्राइंगल और बना लेता हूं। तो ये जो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया मेरे पास, ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं, ये 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 और ये मेरे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। इस साइड की लेंथ कितनी हो गई ए, इस साइड की लेंथ कितनी हो गई बी, और ये यहां से क्या पता है, ये एंगल थीटा है। और मुझे क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है जिसको मैं आर नाम दे सकता हूं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके, मुझे ये थीटा पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ, लेट अस से मैंने इसको x बोल दिया और इसको मैंने y बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x है वो कितना आएगा और y कितना आएगा। मैं b और थीटा की मदद से, ये छोटा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है, b है, ये हाइपोटेनियस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर आएगा, x बाई बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, b साइन थीटा के बराबर। ओके, इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूं, cos थीटा। तो cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो आएगा y अपॉन बी। यहां से मैं कह सकता हूं जो y है वो किसके बराबर आएगा, b cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये y किसके बराबर आ गया, b cos थीटा, और x किसके बराबर आ गया, b sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आर को ए को, मतलब इस पूरे, मतलब ए बी और थीटा को रिलेट कर देगा ये बड़े वाले ट्राइंगल में, जब मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यूजिंग यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना अकॉर्डिंगली। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी लेंथ, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ये a है और इतनी लेंथ कितनी है, b cos थीटा के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हम रिलेशन किस में निकाल रहे हैं, a के मैग्नीट्यूड, b के मैग्नीट्यूड और थीटा का रिलेशन निकाल रहे हैं r के मैग्नीट्यूड के साथ। जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आएगा आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेगा ये, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab cos थीटा, ये इसका ओपन करने पे आया। और ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सेकंड वाला टर्म बनेगा। अब इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये आर स्क्वायर फर्दर किस पे रिड्यूस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो बीच में एक स्टेप मैंने स्किप किया है, ठीक है, आप चाहो तो उसको करके देख लेना। तो यहां से मेरे पास r की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो गया किसका, कि a और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड of resultant of
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप समझ में आता जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस ज्योमेट्री ही लगा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने ट्राइंगल लॉ की मदद से सीखा कि ट्राइंगल लॉ ने हमें क्या तरीका बताया कि ए और बी को जोड़ के जो वेक्टर बनेगा वो क्या है। ठीक है, और वो वेक्टर का जो अब क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया जो कि लेंथ की मदद से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लगा के आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो आर वेक्टर है, अगर मुझे ए का डायरेक्शन पता है तो मैं कह सकता हूं कि जो आर है वो ए से कुछ एंगल पे इंक्लाइन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लेट अस से मैंने इस एंगल को क्या बोल दिया बेटा, अल्फा बोल दिया। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल में भी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ये अगर अल्फा पता लग गया तो मैं आर की डायरेक्शन के बारे में ये लिख सकता हूं कि द आर इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो टू define direction of r vector, we use direction of vector a. Okay, to define direction of r vector we use direction of a. तो हमें ये अल्फा निकालना है, तो ये अल्फा भी अगेन किससे निकाला जा सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ही निकाला जा सकता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में ये x जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस का काम कौन करेगा, a प्लस बी कॉस थीटा। सो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम क्या कह सकते हैं, जो tan ऑफ अल्फा है, जो tan ऑफ अल्फा है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा b साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, यहां से मुझे क्या पता था, a b और थीटा पता था, तो मैं b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा लगा के क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या tan अल्फा की वैल्यू से मतलब वो अल्फा निकाल लूंगा। लेट अस से b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 1 ही आ गई, ये रेशियो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। मतलब जो रिजल्टेंट है वो a से किस एंगल पे हो जाएगा, 45 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अभी आप और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है हमको, ए वो वाला वेक्टर है जिससे हम रिजल्टेंट का एंगल निकाल रहे हैं। ए इज मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर फ्रॉम which we are measuring एंगल अल्फा। ये ध्यान रखना बेटा है ना, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिससे हम इस अल्फा को नाप रहे हैं, ये हमको याद रखना है। ओके, यही इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, बाकी तो फिर दूसरा बी हो जाएगा, बी इज द अदर वेक्टर। ओके, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये याद रखना। तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा ना, अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होते हैं, ये वाला और ये वाला। मतलब हमें दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम अ वेक्टर, इन दोनों की मदद से फाइंड किया जा सकता है। तो इसकी मदद से हम उस आर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी
इन रिजल्ट्स की बेसिस पर हम कुछ नोट्स लिख सकते हैं, पहले हम उनको लिखेंगे और फिर इन रिजल्ट्स को लगा के देखेंगे। नोट्स पहला, फॉर पैरेलल वेक्टर्स theta will be equal to 0 and anti parallel vectors theta कितना हो जाएगा 180 डिग्री। thus r will be equal to a square plus b square plus 2ab cos of 0 का अंडर रूट किसके लिए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस b। ये कब होगा, cos 0 कब होगा, 0 कब होगा एंगल जब a और b पैरेलल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो r इन रिजल्टेंट फॉर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो जो रिजल्टेंट है सिंपली कितना आ जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम। मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि a भी इसी डायरेक्शन में है और b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, a प्लस b दोनों के बराबर आ जाएगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से एक वेक्टर आ जाएगा a प्लस b, इसका मैग्नीट्यूड a प्लस b के बराबर ही हो, ठीक है ना। और अगर दोनों एंटी पैरेलल है एंड आर इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री का अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का अंडर रूट। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट बन जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी के बराबर ही आ जाएगा। देखो जहां पे भी मैं उसके ऊपर एरो नहीं लगा रहा हूँ, इसका सिंपल सा मीनिंग है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे जो एंटी पैरेलल का केस है उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अगर मेरे से किसी ने कहा कि a वेक्टर मेरे पास ऐसा है a और a वेक्टर मेरे पास ऐसा है b, ठीक है, ये ऐसे b है, ओके, a राइट की तरफ है b लेफ्ट की तरफ है, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जो इनका रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा, a में से b को माइनस करने के बराबर ही बचेगा। मतलब वो कुछ इस तरीके से बचेगा, a में से b माइनस हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बचेगा a माइनस b, जो बड़ा होगा ऑब्वियसली उसके तरफ वो रिजल्टेंट आता है, ठीक है। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नोट लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन a plus b and a minus b for any value of theta between vector a and p। मतलब अगर मान लिया मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, लेटर से a है इस तरफ, है ना, और जो b है उसको मैं अलग अलग एंगल पे इससे रख सकता हूँ। तो लेटर से मैं इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ, तो b पहले हो सकता है लेटर से 0 एंगल बना रहा है, तो a और b दोनों 0 एंगल पे हैं, तो a और b जोड़ के क्या हो जाएंगे, a प्लस b के बराबर आ जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेटर से मैं b को इंक्लाइन करना चालू करूँ थीटा अलग अलग एंगल पे, तो क्या होता जाएगा,
ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एंगल चेंज करते 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 ज्यादा से ज्यादा मैं क्या ले जा सकता हूँ, 180 तक ले जा सकता हूँ, और फिर 180 से भी और भी घुमा के ला सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जब मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो हम तो जो थीटा है वो क्या नाप रहे थे, 180 से कम वाला एंगल नाप रहे थे। तो जब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो जो एंगल है वो 180 तक जाएगा। जब मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो अब ये वाला एंगल ना नापते हुए कौन सा नापेंगे, ये वाला। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जब ये ऐसे था तब ये जो एंगल था, और जब ये नीचे आया तब ये जो एंगल है अगर बराबर है तो थीटा की वैल्यू बराबर है, और ए और बी तो चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच का सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ, थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा वेरी करेगा। तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, इस पूरे में अगर सिर्फ और सिर्फ किसको, थीटा को चेंज करूं तो इस r की वैल्यू किस रेंज में वेरी करेगी, वो क्या होता है a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में, ठीक है ना। a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में होगी अगर मैं a और b को रिलेटिवली चेंज करूंगा तो। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द r will be less than equal to a plus b and it will be greater than equal to a minus b for different values of theta। सिर्फ और सिर्फ थीटा वेरी कर रहा होगा, ठीक है, ओके। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि दो वेक्टरों को जब जोड़ेंगे तो उनका जो सम है वो मैक्सिमम तब आएगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, और उन दोनों का सम मिनिमम तब आएगा जब दोनों क्या हों, एंटी पैरेलल हों। तीसरा हम ये लिख सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज maximum when both the vectors are parallel, when both vectors are parallel, and minimum when both vectors are anti parallel, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी के बराबर, और मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स हो गए हमारे पास। चलिए इसके बेसिस पे अब हमने जितना सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 6 एंड एंगल between A and B is equal to 60 डिग्री, ठीक है, then find वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, है ना, दोनों वेक्टर दिए हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो हमें इनको ऐड करना है। बेटा करके देखते हैं, सीखते हैं ना। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें जरूरी नहीं कि सर ये कैसे होंगे, हम कैसे मान लें कि ए ऐसा ही होगा या जो भी है, तो हम इसको ऐड करना है। तो हमें वो मैटर नहीं करता कि ए कहाँ है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है। समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बना लिया ए, हमने ऐसा मान लिया कि ये ए वेक्टर है, ओके, ये ए इधर बना लिया, और बी क्या बोला है, ए और बी के बीच में 60 डिग्री का एंगल बोला है। अब 60 भी सर एंटी क्लॉकवाइज बनाए कि क्लॉकवाइज बनाए वो भी मैटर नहीं करेगा अभी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका a प्लस बी का रिजल्टेंट, हाँ ठीक है, a प्लस बी निकालना है। तो वो b अगर हम ऊपर बनाएंगे तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा, b नीचे बनाएंगे तो b रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये a बना लिया हमने और ये b बना लिया, ठीक है। मतलब सिचुएशन हमको ये दी हुई है कि a और b ऐसे हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। देखना चाहें अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो रिजल्टेंट जो है a प्लस बी, तो उसको हमने लेटर से किसके बराबर मान लिया, r के बराबर, ठीक है। तो जो r का मैग्नीट्यूड है, r का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट, ओके।
तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जो ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, 2 इंटू 6 और कॉस ऑफ जो उनके बीच में एंगल है वो कितना दिया है 60 डिग्री, इसका अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 और ये 2 कट जाएंगे, 2 और cos 60 कट जाएंगे आपस में, ये भी कितना हो जाएगा 36 का अंडर रूट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कितना लिखा हो 3 इंटू 36 का अंडर रूट। तो 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 और √3 तो √3 आ जाएगा, तो 6√3 के बराबर आ जाएगा, जो r है उसका मैग्नीट्यूड। ओके, मुझे दूसरा निकालना है r का डायरेक्शन। तो जो r का डायरेक्शन है तो उसको मैं लेट अस से अगर अल्फा मान लूं, तो मैं उसको जैसे ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे कह सकता हूँ, ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था मेरे पास कुछ इस तरीके से। ओके, जो मेरे पास r आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये r आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा था अल्फा बना रहा था। ये जो अल्फा है मैं a से कैलकुलेट करूँ अगर a के डायरेक्शन से, तो जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के बराबर। तो a और b का मैग्नीट्यूड अभी दोनों ही बराबर है, तो जो b है वो कितना हो जाएगा 6 sin 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 cos 60 के बराबर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6/2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 3 6, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा किसके बराबर आ गया 1/√3 के। तो जो अल्फा है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री पे, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं ये रिजल्टेंट आया इस केस में, वो जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर है उससे कितने एंगल पे होगा 30 डिग्री। तो मैं एक और नई चीज सीखते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं ये रिजल्टेंट आ गया मेरे पास, ठीक है, तो इसको इस तरीके से अरेंज करने से रिजल्टेंट आ गया। अब मैं अगर ये देखूं कि जो रिजल्टेंट है ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे थीटा था, तो अगर मैं इनको रीअरेंज करूं इन तीनों वेक्टर्स को ही ए बी और आर को रीअरेंज करूं एक ही पॉइंट पे इनके टेल लाके, तो ये कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है कि मेरे पास ए यहाँ है, बी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा बीच में से जाता हुआ, ठीक है। ए मुझे यहाँ दिखेगा, बी मुझे यहाँ दिखेगा और रिजल्टेंट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो ए और बी एक दूसरे के रिलेटिवली ऐसे कुछ इंक्लाइन थे। ये एंगल कितना दिया था मुझे 60 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट है वो ए से कितने एंगल पे आया 30 डिग्री पे आया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। मतलब इन तीनों वेक्टर्स को विजुअलाइज करने के लिए इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करके किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो भी समझ पाए कि हम किन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू फोर्सेस आर इन रेशियो 3:5 give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force. ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखते हैं कैसे करना है। क्या बोला हमें, दो फोर्सेस हैं 3:5 के, मतलब उनका मैग्नीट्यूड 3:5 में है और उनका जो रिजल्टेंट है मतलब आर का मैग्नीट्यूड हमको दे दिया 28 आ रहा है,
और बोला है कि 60 डिग्री के एंगल पे, तो दोनों को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3:5 है, तो लेट हम पहले वेक्टर को मान लेंगे, जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मान लेंगे 3x, और जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या मान लेंगे, b बोलते हुए, और उसको क्या बोल देंगे 5x, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो 3x और 5x है उसका जो रिजल्टेंट है वो 28 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो 28 है वो किसके बराबर आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो उन दोनों का रिलेटिव इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया है, मतलब ये दोनों कितने एंगल पे होंगे, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे होंगे। इसका क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 3 15 2 30x स्क्वायर। जब cos 60 तो 1/2 ही हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 2 और cos 60 को आपस में काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 28 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जो 28 का स्क्वायर या तो मैं उसको निकालूं, या देखो मैं एक और तरीका दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन करने का। तो मैं पहले इसको जोड़ लूंगा, ये आसानी से जुड़ जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 30 40, और ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया मैंने, ये 49x स्क्वायर होने वाला था तो 49 नीचे चला गया। अब या तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता फिर डिवाइड करता, तो इसकी जगह मैंने कहा कि मैं मल्टीप्लाई ही क्यों करूं, 28 का स्क्वायर लिखूं ही क्यों, ऐसे मैंने 28 इंटू 28 लिख लिया। अब 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, ऐसे ही 7 7 जा 49, ये 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कैलकुलेशन का नया तरीका। हम क्यों इसका स्क्वायर लिखेंगे फिर डिवाइड करने के बाद काटेंगे, ये कैलकुलेशन कम होगी ना हमारी, इसको 28 इंटू 28 लिखने में हमारा क्या जाएगा, कम समय जाएगा। समझ में, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 के बराबर, तो यहाँ से जो एक्स है वो मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स है वो 4 आ गया, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ जो ए है वो किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर, और जो बी है वो किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। मतलब मेरा एक फोर्स कितना हो गया 12 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की बात हो रही थी, और जो बी है वो कितना हो गया 20 न्यूटन के बराबर हो गया। तो मैग्नीट्यूड ही निकालना था दोनों फोर्सेस का, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, द मैक्सिमम एंड मिनिमम magnitude of resultant of two vectors is 17 and 7 units respectively। मतलब मैक्सिमम कितना है 17 और मिनिमम कितना है 7 यूनिट्स है रिजल्टेंट। if these two vectors are at are kept at right angle to each other, then the magnitude of their resultant is। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें जो जानकारी दी हुई है उसके हिसाब से हम मान लेते हैं लेट, है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द वेक्टर्स जिनके बारे में बात हो रही है। ओके, तो हमें क्या पता है, दोनों के सम, मतलब जो मैक्सिमम है इन दोनों का, ए और बी का मैक्सिमम कब आएगा
इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसका है 17 के बराबर है। एंड दूसरी जानकारी से जो मिनिमम आया है वो कब आएगा, वही जो नोट लिखवाए थे उससे है ये जानकारी बेटा, है ना। और a माइनस बी किसके बराबर आएगा 7 के बराबर आएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर लूं तो मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो क्या कह सकता हूँ 2a किसके बराबर आ जाएगा 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो b कैंसिल हो जाएगा तो 2a किसके बराबर आ जाएगा 24 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो a है वो किसके बराबर आ जाएगा 12 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, तो a का मैग्नीट्यूड है वो 12 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। तो b ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, तो a और b का सम 17 के बराबर है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 b किसके बराबर आ जाएगा 5 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे डालूंगा a को 12 तो ये 12 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो 17 में से 12 गए तो b कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं 12 और 5 कितना होता है 17 और 12 माइनस 5 कितना होता है 7 के बराबर होता है, मतलब ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं इसको। तो मुझे पता लग गया ए और बी के मैग्नीट्यूड्स। अब बोल क्या रहा है कि इन दोनों वेक्टर को अगर मैं राइट एंगल पे अरेंज करूं तो राइट एंगल मतलब ये मेरे पास एक ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया बी हो गया। इन दोनों को राइट एंगल पे अरेंज किया मैंने तो जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास, हाँ या ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। जो ए और बी के बीच में एंगल है मैं इसकी टेल को इसके ऊपर लाके रखूंगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा बेटा मेरे को 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री के अंडर रूट के बराबर। कॉस 90 कितना हो जाता है 0, मतलब ये वाला टर्म अगर ये 0 हो गया तो ये ओवरऑल टर्म कितना हो गया 0 ही हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, ए कितना है 12 और बी कितना है 5। तो ये ए 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसका अंडर रूट तो 5 4 9 और 4 और 2 6, तो 169 का अंडर रूट तो ये किसके बराबर आ जाएगा 13 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी 13 यूनिट्स। ओके, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में हमें कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ P and Q is perpendicular to vector P. What, वहां पे फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म हो गया। What is the angle between P and Q? ये छोटा सा सवाल है हमारे सामने, इसको करते हैं। तो जो P और Q है उनका जो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर आता है। तो इसको पहले तो हमें डायग्राम की मदद से ही समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हम ड्रॉ करके भी सीखें कि ये सिचुएशन दिखेगी कैसे। तो हमने लेट अस से ये P मान लिया, P और Q का रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर है। तो हमें बोला P के परपेंडिकुलर है तो हमें Q को इसके आगे कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल ऐसा बने कि जो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है। और रिजल्टेंट जब चालू होगा तो क्या होगा, वो किसी की टेल से चालू होगा और किसी के हेड पे खत्म होगा। तो मेरे को अभी P जैसे मैंने ऐसे मान लिया तो इसके आगे Q कुछ इस तरीके से जोड़ना है जो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट पहले बना लेता हूँ। जो रिजल्टेंट है वो बोला P के परपेंडिकुलर है और P को ही मैंने पहला वेक्टर मान लिया। ठीक है, Q दूसरा वेक्टर है और रिजल्टेंट इसके टेल से चालू किया। तो क्या मैं कह सकता हूँ Q कुछ इस तरीके से रखा होगा। P के आगे जब मैं Q को ऐसे रखूंगा तब इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर आएगा, इस R के बराबर आएगा। और R क्या है P के परपेंडिकुलर, मतलब डायग्राम के फॉर्म में ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में बोली गई है वो कुछ ऐसे दिखेगी कि P और Q कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। तो P और Q के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो एंगल क्या होता है, जब उनको हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे तो वो बनने वाला एंगल, मतलब P और Q को जब मैं कनेक्ट करूंगा हेड टू हेड और टेल टू टेल तो P तो ऐसे ही रखा है
मुझे हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करने के लिए क्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं क्यू को इधर लेके आऊंगा, तो ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री से छोटा, तो ये होगा मेरे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। समझ में आया? तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया क्या? ओके, तो मैं अगर निकालना चाहूं तो द रिजल्टेंट ऑफ P and Q is perpendicular to P, what is the angle between P and Q? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हाँ या ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आंसर हमें किस फॉर्म में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास cos इनवर्स P by Q। ऑप्शन बी दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस ऑफ P by Q। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है साइन इनवर्स P by Q। और जो डी दिया हुआ है वो दिया है साइन इनवर्स माइनस ऑफ P by Q। मैंने ऑप्शंस इसीलिए लिखे क्योंकि जब मैंने कुछ क्वेश्चन को किया तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि यार इतने डेटा से अब ये एंगल निकलेगा कैसे, तो मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा, तो क्वेश्चन देख के मुझे ऑप्शंस देखे और ऑप्शन देख के मुझे समझ में आया कि हाँ आप लोगों को भी ऑप्शंस की जरूरत है ताकि आप सोच सको, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन के ऑप्शन से ही पता लगता है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मुझे ये थीटा कॉस मतलब बेसिकली ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं ये 180 माइनस थीटा निकालूंगा। उसको मैं 180 माइनस थीटा ना लिखते हुए थोड़ी देर के लिए क्या लिख लेता हूँ बेटा, अल्फा लिख लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू 180 माइनस थीटा के बराबर है, मुझे पता है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि देखो चारों ऑप्शन में P और Q ही चल रहा है हमारे पास, तो P और Q मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ एल्फा। साइन ऑफ एल्फा मेरे पास कितना है, सॉरी साइन ऑफ एल्फा बोल रहा हूँ, कॉस ऑफ एल्फा, बेस ऑफ हाइपोटेनियस है ना, कॉस ऑफ एल्फा किसके बराबर आ जाएगा, P का मॉड और Q के मॉड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन लिख लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ एल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 180 माइनस थीटा के बराबर है। हाँ है ना, तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी P अपॉन Q के बराबर। अब यहाँ पे काम आएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो हमने लेक्चर 1-2 में पढ़ी थी। हाँ है ना, तो cos 180 माइनस थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, क्या मैं कह सकता हूँ ये लिखा है cos ऑफ 90 इंटू 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई Q। याद करो, नहीं याद आया तो पढ़ने पलट के या रिवाइज करो उसको। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा वो जो क्वाड्रेंट रूल है वो बनेगा। इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट बनाया, ऑल साइन टेन कॉस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस में 180 माइनस थीटा, तो 180 यहाँ होता है माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास कौन सा फंक्शन है कॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू के लिए माइनस आएगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इवन है, इवन है तो कॉस का क्या रहेगा कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है थीटा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है P बाई Q के बराबर। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इस माइनस को इधर ले जाऊंगा तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी माइनस ऑफ P बाई Q के बराबर। और फिर यहां से मैं कह सकता हूं कि जो थीटा आएगा इस तरीके से लिखा जाता है, उसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इनवर्स। तो मैं cos को जब इस तरफ लेके जाऊंगा तो उसकी पावर क्या कर दूंगा -1 लिख सके, उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ये cos जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा cos इनवर्स। ऐसे cos जब उस तरफ जाएगा तो क्या लिखेंगे थीटा की वैल्यू लिखेंगे cos इनवर्स, और अंदर उसके आर्गुमेंट में क्या आएगा माइनस ऑफ P बाई Q। तो ये आ गया हमारे पास जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स माइनस P बाई Q, जो कि क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। था ना अच्छा सवाल? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, अगर मुझको ये पार्ट नहीं आता सॉल्व करना तो क्या मैं ये क्वेश्चन कर पाता, नहीं कर पाता। और ये आता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको फिजिक्स के पेपर में ही मिलेगा जेई के एग्जाम में। समझ में आएगा नहीं? ठीक है,
तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी वेक्टर्स के एडिशन की, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम कैसे यूज करेंगे हमारे वेक्टर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली, और कई मतलब जो भी किताब आपके पास हो उससे देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।